दोस्तों, आपने अक्सर कई कहानियां सुनी होंगी, पर मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इन सब बातों पर यकीन करते भी हैं या सिर्फ इनको कहानियों की तरह सुनकर सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डर सच में होता है। कई लोग इस डर में इन कहानियों पर विश्वास करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कई लोग विश्वास नहीं करते। परंतु दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई बातें ऐसी भी होती हैं जिन पर हमें विश्वास करना चाहिए या फिर समझना चाहिए कि इंसान का डर सिर्फ वहम नहीं होता, बल्कि डर सच में होता है। इसी बात को लेकर मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि शायद हमें ये भूत प्रेत की बातें सब फिजूल लगे, परंतु जिन लोगों के साथ यह हादसे हुए हैं उन पर यकीन करना चाहिए, शायद किसी की जान बच जाए। दोस्तों, यह कहानी उड़ीसा में रहने वाले अंशुमन नाम के शख्स की है। दरअसल यह हादसा अंशुमन की मां के साथ बचपन में हुआ था, जब वह करीबन 13 साल की होंगी। परंतु वह कहां जानती थी कि उन्हें बचपन में ही ये सब देखना पड़ेगा। अंशुमन के नाना, जो कि एक फैक्ट्री के मालिक हुआ करते थे, और वहां गांव में भी सभी लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। एक बार की बात है, जब एक दिन अंशुमन के नाना जी के एक दोस्त अपने साथ 2 कर्मचारियों को लेकर आए थे, जो कि वहीं एक अस्पताल में काम करते थे। जब वे वहां पहुंचे तो अंशुमन के नाना को उन्होंने सारी बात बताई। दरअसल कुछ दिनों से अस्पताल के पोस्टमार्टम हॉल में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वह रोज रात के समय वहीं रास्ते में किसी आदमी को देख रहे हैं। पहले 1-2 दिन तो हम सबको ठीक ही लगा, पर अब वह रोज दिख रहा है। वह डर के मारे वहीं सोने की जिद करने लगे और कहने लगे कि हमें आज कहीं भी सोने की जगह दे दीजिए। अंशुमन के नाना ने कहा, पर ऐसे रात में तो वहां कोई आदमी ही होगा। कौन होगा, इतना क्यों डर रहे हो? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। परंतु यह सुनने के बाद उन कर्मचारियों ने बताया कि उसके पूरे शरीर से खून बहता है और लगातार बस बहता ही रहता है। उस समय अंशुमन की मां भी वहीं थी। इतना सुनकर वह डर गई और जाकर अपने पिताजी के पीछे छुपने लगी। अंशुमन के नाना ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, चलो मैं भी चलता हूं देखने के लिए। वह समझ गए थे कि उनकी बच्ची डरने लगी है, परंतु उन कर्मचारियों ने मना कर दिया, तो वह अकेले ही जाने लगे और आधे रास्ते तक देखकर भी आए और वापस घर भी आ गए। उनको वापस आते देख अंशुमन के नाना जी के दोस्त ने उन कर्मचारी को कहा कि देखो, कुछ भी तो नहीं है, यह आगे तक देखकर भी आ गए हैं। परंतु उन कर्मचारियों को समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसे वापस आ गए, क्या सच में वहां कुछ नहीं था? क्या वह उनकी आंखों का वहम था या फिर सच में वहां कुछ था? पर वह अब भी डर रहे थे। तो अंशुमन के नाना जी ने कहा, शराब पीते हो? उन्होंने हाँ का जवाब दिया। वो एक शराब की बोतल लेकर आए और उन्हें पीने को दी। वह जानते थे कि शराब पीकर इंसान किसी चीज से नहीं डरता, फिर चाहे वो कुछ भी हो। तो उन्होंने उन्हें शराब पिलाई और कहा, अब आराम से अपने घर जाओ और घर जाकर खाना खाकर सो जाओ। वह कर्मचारी भी मान गए और जाने लगे। दोस्तों, अंशुमन के नाना उन्हें अपने घर पर जगह दे सकते थे, पर लेकिन जब वह खुद देखकर आए तो उन्हें लगा कोई चीज इन्हें डरा रही है, और यह अगर डर गए तो हमेशा डरते ही रहेंगे। उन्होंने यही सोचकर उनको शराब पिलाई और घर जाने की सलाह दी। उन्हें लगता था सब ठीक होगा, पर वह नहीं जानते थे कि अब आगे क्या होने वाला था। वह दोनों शराब पीने के बाद धुत हो गए थे। उन्हें किसी भी चीज का कोई डर नहीं था। उन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट की और अपने घर की ओर निकल गए। परंतु सुबह जो पता चला, उसने सबके होश ही उड़ा दिए। अंशुमन के नाना जी का वही दोस्त जो उन 2 कर्मचारियों को उनके पास लाया था, वो वहां आया। उन्होंने बताया कि वह 2 कर्मचारी कल घर पहुंचे ही नहीं। रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई। सबको यही लगा कि शायद नशे की वजह से वह पेड़ से टकराकर गिर गए और उनकी मौत हो गई। पर जब सच पता चला तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि एक्सीडेंट से नहीं, बल्कि किसी के मारने से मरे हैं। उनकी बॉडी पर बड़े बड़े नाखूनों के वार थे। सबको लगा शायद किसी जानवर ने तो नहीं मारा, परंतु जानवर मारता तो उनको मारकर खा जाता। लेकिन एक चीज थी, उनकी बॉडी के पास खून भी पड़ा था, जो उन दोनों में से किसी का नहीं था। अंशुमन के नाना जी समझ गए कि वो दोनों बता रहे थे कि वह आदमी जिसकी बॉडी में से खून बहता रहता है, वो खून उसी का होगा। अंशुमन के नाना ने यह सारी बात पुलिस को बताई, परंतु उसके बाद उस रास्ते पर ऐसे खून हुए
अब सब जान गए थे कि जरूर उस रास्ते में ही कुछ प्रेत या आत्मा का साया है। सब लोगों ने मिलकर उस रास्ते को ही बंद करवा दिया। उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ, पर कहा जाता है कि वहां कई लोगों ने उसी रास्ते पर एक खून से लथपथ आदमी को देखा है, जो रास्ता अब बंद हो चुका है। कहते हैं कि रात के समय वह वही रास्ते पर खड़ा हो जाता है, परंतु अब वह रास्ता बंद है तो कोई घटना नहीं होती। दोस्तों, शायद उस दिन अगर अंशुमन के नाना उनकी बात पर विश्वास कर लेते तो शायद वह बच जाते, परंतु जब वह खुद देखकर आए तो उन्होंने भी वही किया जो उन्हें सही लगा। उन्हें लगा यह बस उनका डर है, यदि सच में अगर कुछ ऐसा होता तो उन्हें भी दिखाई पड़ता, इसीलिए उन्होंने उनका डर निकालने के लिए यह सब किया था। बस इतनी सी ही थी मेरी ये कहानी। आइए दोस्तों, चलते अपनी दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, अक्सर आपने भूत प्रेत के कई किस्से सुने होंगे। आपने सुना होगा कि कैसी कैसी परेशानियां लोगों पर और उनके परिवार पर आती है और किस तरह से वह दर बदर की ठोकरें खाकर जाने कहां कहां जाते हैं, तब जाकर कहीं उनकी परेशानियों का हल मिल पाता है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि यदि किसी परिवार या किसी व्यक्ति के ऊपर एक परेशानी आती है तो वो और उसका परिवार बहुत परेशानी में आ जाता है। पर क्या होता है जब किसी परिवार पर लगातार एक के बाद एक परेशानियां आती ही रहे तो दोस्तों, दरअसल बात उस परिवार की है जो पंजाब में रहते हैं और उनका बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था। वो बहुत खुश थे और होते भी कैसे नहीं, भला किसी का इतना बड़ा परिवार हो जहां हर समय चहल पहल हो, वहां तो लोग खुश ही रहेंगे। परंतु जाने उनके इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई, जहां एक के बाद एक परेशानियां उनके ऊपर आती रही। ये सिलसिला काफी समय पहले से चलता आ रहा था। किसी न किसी की किसी कारणवश मृत्यु होती जा रही थी। दोस्तों, इस परिवार में एक जगजीत नाम का बच्चा भी था, जो कि अब काफी बड़ा हो गया है, परंतु उसने अपने उस बचपन में काफी कुछ ऐसा देखा जिसे देख सुन वह बहुत डरता था। यह उस समय की बात है जब पहली बार यह खेल शुरू हुआ। जगजीत के चाचा, जो कि दिल्ली में रहते थे और वहीं एक ड्राइवर भी थे, एक दिन वह हमेशा की तरह अपना ट्रक फैक्ट्री के बाहर खड़ा करने जा ही रहे थे कि रास्ते में अचानक उन्हें एक लड़की दिखाई दी जो उन्हें हाथ दे रही थी। वह समझ गए थे कि वह लिफ्ट मांग रही है। वह लड़की दिखने में बेहद खूबसूरत थी और अच्छे घर से भी दिखाई पड़ रही थी। उन्होंने उस लड़की को ट्रक में बिठा लिया और पूछने लगे कि आपको कहाँ जाना है। उस लड़की ने जवाब दिया कि वह इस दुनिया में अकेले है, उसका कोई नहीं है और वह कहाँ जा रही है वो खुद भी नहीं जानती। और इतना कहकर वो रोने लगी। जगजीत के चाचा को उस पर तरस आ गया तो वह उसे अपने साथ घर ले आए और कहने लगे, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। परंतु देखते ही देखते उन्हें उस लड़की से प्यार हो गया और वो उससे पूछने लगे कि वह उनसे शादी करेगी। पहले तो लड़की शर्माने लगी, पर फिर उसने कहा, ठीक है, पर मेरी 2 शर्तें हैं। पहले ये कि मुझे नहाते समय कोई ना देखे, और दूसरी यह कि जब मैं किचन में खाना बना रही हूँ दरवाजा खटखटा के ही कोई किचन में आए। जगजीत चाचा मान गए और उन्होंने उस लड़की की शर्तों को मानकर उससे शादी कर ली। काफी दिन गुजर गए, सब कुछ ठीक चल रहा था। वह हर बार किचन में दरवाजा खटखटाने के बाद ही किचन में घुसते, परंतु होनी को कौन टाल सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ उस दिन जब वह लड़की किचन में खाना बना रही थी, पर जगजीत के चाचा भूल गए और वो गलती से ऐसे ही किचन में चले गए। परंतु उन्होंने जो वहां देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह लड़की अपने पैर चूल्हे में जलाकर उस पर रोटी बना रही थी। यह सब देख वह डर गए और वह वहां से भागने लगे, परंतु वह भाग नहीं पाए। अचानक उनके घर का दरवाजा बंद हो गया और फिर किसी की कोई आवाज बाहर नहीं आई। वह लड़की एक चुड़ैल थी जिसने उनकी जान ले ली थी। जब यह खबर उनके घर पहुंची तो अचानक पूरा परिवार बिखर सा गया। वह समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक यह क्या हुआ, परंतु यह सब अब रुकने वाला नहीं था। जगजीत की मां की 5 बहनें थी और जगजीत के पिताजी की मृत्यु को काफी समय बीत चुका था। यह सब होने के बाद जगजीत की मां उसे गांव लेकर चली गई, परंतु वहां भी कुछ ठीक नहीं था। जगजीत की मां की बहनें उन दिनों गांव आए थे। उनके घर के सामने ही एक घर था जहां एक विधवा औरत रहती थी। एक दिन की बात है, जगजीत की मां की सबसे छोटी बहन दरवाजे के पास खड़ी थी। वह इतनी सुंदर थी
कि कोई भी उन्हें देखे तो देखते ही रह जाता था। वह विधवा औरत भी उन्हें देखते ही रह गई। वो उन्हें बहुत देर से घूर घूर के देख रही थी। इसी कारण जगजीत की छोटी मौसी ने उन्हें कुछ बोल दिया और उस विधवा औरत को उनकी बात पसंद नहीं आई। तो उसने जाने मन मन में क्या कहा, उसने उनके ऊपर एक जिन का साया छोड़ दिया। जाने अचानक क्या हुआ, जगजीत की मौसी की तबीयत खराब हो गई और फिर अचानक वह रजाई की रुई खाने लगी और देखते ही देखते रजाई की सारी रुई खा गई। ये देख सब लोग डर गए कि अचानक यह क्या हुआ। सबको लगा कि कोई बीमारी होगी शायद, जिसके कारण वह ऐसा कर रही थी। परंतु बात कुछ और ही थी। वह नहीं जानते थे कि आखिर उनको क्या हुआ है। सब उनको डॉक्टर के पास भी ले गए। डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन कर सारी रुई बाहर तो निकाल दी, परंतु वह होश में नहीं थी। इसके बाद भी वह अजीब अजीब हरकतें करने लगी। उनका ऐसा बर्ताव करने पर डॉक्टर ने सबको एक सलाह दी कि इन्हें प्लीज बांध कर रखा करें, क्योंकि कहीं ऐसे में यह कोई गलत कदम न उठा ले। डॉक्टर के कहने पर उन्हें बांध दिया गया, परंतु इसका परिणाम कोई नहीं जानता था कि अब आगे क्या होने वाला था। जगजीत की मौसी को बांधे कई दिन हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी पीठ पर कीड़े लग गए थे और बुरी तरह से उनकी पीठ पर घाव बन रखे थे। उनकी ऐसी हालत देख सब परेशान हो गए। वह ये सोच रहे थे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। वो तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले गए। उनका फिर से ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद अभी वो थोड़ा ठीक थी, पर जगजीत की माँ को फिर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो उन्होंने अपने परिवार के पंडित को बुलाने का फैसला किया, जो कि उनके गुरु थे। वह जब घर पर आए तो आते ही समझ गए। उन्होंने तुरंत ही पूरे घर को गंगा जल से पवित्र करा और सबको बताया कि यहाँ एक जिन्न है जो इसको अपने साथ ले जाना चाहता है। यह सब सुन हम सब घबरा गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि ये सब ठीक कर दें। उनके गुरुजी ने जगजीत की मौसी के हाथ पर एक धागा बांधा और उसे कभी भी उतारने को नहीं कहा। उस दिन के बाद से सब ठीक था और आज उनकी शादी भी हो गई है और 2 बच्चे भी हैं। ये सब तो ठीक था, लेकिन अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। यह सारी दिक्कतें अभी भी किसी न किसी के साथ हो रही थी। सबको लगा कि अब सब ठीक हो गया था, परंतु एक दिन जगजीत को वॉशरूम आया। उसने अपनी माँ से कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। रात का समय था। उन दिनों गांव में वॉशरूम नहीं होते थे, तो लोग बाहर ही जाया करते थे। जगजीत की माँ और उसकी नानी जगजीत के साथ बाहर गए, परंतु वह जब वापस घर में घुस रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लाल साड़ी पहनी औरत, एक सफेद कुर्ता पहने आदमी बाहर रास्ते पर नाच रहे थे और उन्हीं की तरफ देखने लगे। यह सब देख जगजीत की माँ को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने वहीं से चिल्लाते हुए कहा कि ये कोई समय है मजाक करने का। परंतु वह कुछ सुन नहीं रहे थे और लगातार बस नाचे ही जा रहे थे। ये सब देख जगजीत डरने लगा था। उसे डरता देख जगजीत की माँ को गुस्सा आ गया और उन्होंने जगजीत को अंदर जाने को कहा और वह खुद उनकी ओर जाने लगी। उन्हें जाता देख जगजीत की नानी भी उनके पीछे पीछे गई। जब जगजीत की नानी ने देखा कि वह सिर उल्टा करके उनकी तरफ ही बढ़ रहे थे, तो वह चिल्ला के बोली, भाग, यह भूत है, भाग। इतना सुनकर जगजीत की माँ भी वापस भागने लगी। वह भागते भागते उनसे वहीं लालटेन गिर गई, जिसकी वजह से वहां आग लग गई और आग लग जाने के कारण वो दोनों आगे नहीं आ पा रहे थे। वह डर के मारे वापस भागने लगे और अचानक कहीं गायब हो गए। उस दिन वह आग लग जाने के कारण उनकी जान बच गई। अब जगजीत वैसे काफी बड़ा हो गया है, पर कहा जाता है कि आज भी कभी ना कभी कोई ना कोई घटना उनके परिवार के सदस्यों के साथ होती रहती है, जिसके कारण उनके कई अपनों की जान जा चुकी है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की। आइए दोस्तों, अक्सर हम इस संसार में कई नए लोगों से मिलते हैं, दोस्ती करते हैं और कभी कभी दोस्ती गहरी भी हो जाती है। कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे उसकी परेशानियां अब आपकी परेशानियां बन चुकी हैं। ऐसी ही एक कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जहां 2 दोस्त बने, मिले और उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो वह कभी सोच भी नहीं सकते थे, जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानते थे। तो दोस्तों, यह बात 2018 की है। उस समय ठंड का मौसम था और कुलदीप, जो कि इंदौर सिटी का रहने वाला था, और उसी का एक दोस्त मोइन खान, जो कि रतलाम सिटी का रहने वाला था। दोस्तों, इन दोनों की दोस्ती एक फेसबुक के द्वारा हुई थी। यह दोनों आपस में बात करते करते इतने गहरे दोस्त बन गए थे
कि सारी बातें एक दूसरे को बताने लगे थे। वैसे तो कुलदीप और मोइनुद्दीन कभी मिले नहीं थे, परंतु फिर भी वह इतने अच्छे दोस्त थे और अब वक्त आ चुका था जब यह एक दूसरे से पहली बार मिलने वाले थे। दरअसल मोइनुद्दीन अब जॉब के सिलसिले में इंदौर आने वाला था। वह काफी समय से जॉब सर्च कर रहा था, परंतु बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उसे जॉब मिल गई थी। मोइनुद्दीन को कुलदीप पर बहुत भरोसा हो गया था, इसलिए उसने सोचा वह इंदौर में ही कुछ जॉब कर लेगा, क्योंकि वहां उसका दोस्त कुलदीप भी था जिसे वह जानता था और वह कमरा ढूंढने में भी उसकी मदद करेगा। मोइनुद्दीन ने कुलदीप को फोन किया और उससे कहा कि वह कल शाम को आने वाला है, तो उसे रहने के लिए जगह चाहिए, क्या वह उसके लिए कमरा देख सकता है। कुलदीप ने कहा, कैसी बात कर रहा है यार, बस आजा, बाकी सब वह कर लेगा और इसी बहाने हम मिल भी लेंगे। वह दोनों बहुत खुश थे, पर वह कहाँ जानते थे कि आगे क्या होगा। कुलदीप ने अपने दोस्त के लिए कमरा ढूंढ लिया था। उसने सोचा कि वह शाम को आने वाला है, आकर सफाई थोड़ी करेगा। वह सफर में थक जाएगा, तो कुलदीप ने कमरे की सफाई करना शुरू कर दिया। सफाई करते करते उसे एक बड़ा सा पत्थर उस कमरे में मिला। उसे लगा कि यह यहाँ क्या कर रहा है। उसने देखा कि घर के पीछे की तरफ खाली मैदान था। उसने खिड़की खोली और वह पत्थर वहां फेंक दिया और फिर कमरे की सफाई अच्छे से करके शाम को मोइनुद्दीन को लेने स्टेशन चला गया। उन दोनों ने आज तक एक दूसरे को सिर्फ फोटो में देखा था, तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और एक दूसरे से मिलकर वाकई में दोनों बहुत खुश हुए। परंतु कुलदीप ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि मोइनुद्दीन की आदत सच में बहुत अच्छी थी। अब मिलने के बाद उन्हें लग रहा था कि जैसे वो कई बार मिले हैं। वो दोनों रास्ते में बात करते करते वहां पहुंचे जहां मोइनुद्दीन के लिए कमरा लिया था। कमरे में घुसते ही मोइनुद्दीन ने कुलदीप को गले लगा लिया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि रूम की सफाई कुलदीप ने कर रखी थी। कुलदीप को भी अच्छा लगा। कुछ देर बात करते करते मोइनुद्दीन ने कुलदीप को कहा, आज यहीं रुक जा, कल चला जाइयो। कुलदीप भी मान गया, क्योंकि उसकी फैमिली किसी की शादी में गई हुई थी, तो उसे लगा घर पर भी अकेला ही रहना है, तो क्यों ना आज रात यहीं सो जाता हूं। और वो रुक गया और वो दोनों बात करने लगे। बातों ही बातों में कब 1 बज गया किसी को पता ही नहीं चला। तब मोइनुद्दीन ने कहा कि चल भाई, मैं सो जाता हूं, मुझे नींद आ रही है। कुलदीप ने कहा, हाँ भाई तू सो जा, मैं तो वैसे भी देर से ही सोता हूं। इतना सुनकर मोइनुद्दीन सोने लगा और फिर कुलदीप अपने फोन में मूवी देखने लगा। उसे मूवी देखते देखते 2 बज चुके थे। अब कुलदीप को भी नींद आने लगी थी, तो वह भी सोने लगा। परंतु कुछ देर बाद किसी आवाज के कारण उसकी नींद खुली। उसने हल्का सा चादर हटाकर देखा तो मोइनुद्दीन जाने क्या क्या बोल रहा था। उसने मोइनुद्दीन को आवाज दी, पर वह कुछ भी नहीं सुन रहा था। कुलदीप को लगा कि यह मजाक कर रहा है, क्योंकि वह इन चीजों को नहीं मानता था। लेकिन फिर भी कुलदीप ने कहा, मोइनुद्दीन मजाक छोड़ और सो जा, मैं नहीं डर रहा तेरे से। इतने में ही अचानक मोइनुद्दीन उछल कर आया और कुलदीप की छाती पर बैठ गया और कुलदीप का गला दबाने लगा। मोइनुद्दीन की आंखें लाल हो रखी थी। ऐसा देख कुलदीप घबरा गया। वह कोशिश करने लगा कि उसे हटा सके, पर वह कुछ नहीं कर पा रहा था। कुलदीप बहुत डर गया था, तो उसने थोड़ी हिम्मत की और हनुमान चालीसा बस पढ़नी शुरू ही की थी कि मोइनुद्दीन की पकड़ अब छूटने लगी थी और वह एकदम से बेहोश हो गया। कुलदीप ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। मोइनुद्दीन ने उठते ही कहा कि क्या हुआ भाई, क्या हो गया, मुझ पर पानी क्यों मार रहा है। कुलदीप अब इतना डर गया था कि वह सोच रहा था कि मोइनुद्दीन को अचानक क्या हुआ था, जो इसे कुछ पता ही नहीं है। बस कुलदीप अब कैसे भी करके वहां से जाना चाहता था। वह बहुत डरा हुआ था, तो उसने बहाना लगाया कि कुछ नहीं यार, पापा का फोन आया था, वह घर आ गए, किसी वजह से उसे बुला रहे हैं, क्योंकि घर की चाबी मेरे पास है। तू उठ नहीं पा रहा था तो मैंने पानी मार दिया। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। कुलदीप का घर वहां से थोड़ी ही दूरी पर था। वह पैदल जाने लगा, पर रास्ते में चलते चलते उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अब उसके कदम और तेजी से आगे बढ़ने लगे थे और कुछ देर में ही वह घर पहुंच गया। परंतु अब भी वह बहुत डरा हुआ था। उसने पानी पिया और खुद को शांत किया। बस ये सोचा कि वह अपने घर आ चुका है, अब डरने की कोई बात नहीं है। परंतु वह कहाँ जानता था कि अभी तो और भी बहुत कुछ बचा है। वह जाकर अपने कमरे में सोने लगा और उसे नींद भी आ गई। पर कुछ देर बाद उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज आई और उसे दिख रहा था कि उसके सामने ही कोई आदमी खड़ा है।
जिसने सफेद कुर्ता पहने गले में एक लंबी सी डोर लटकाए बस लगातार हंसते जा रहा था। परंतु कुलदीप की आंखें खोलने पर भी वो नहीं खुल पा रही थी। वह बार बार बस अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता रहा, क्योंकि उसे लग रहा था कोई बुरा सपना देख रहा है। परंतु जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो वह आदमी जो उसके सपनों में था वो हकीकत में उसके सामने खड़ा था। कुलदीप चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रहा था। उसकी आवाज मानो कहीं गायब हो गई थी। कुछ देर बाद वह आदमी कुलदीप के पैरों पर आया और अपने पजामे के जेब से एक चाकू निकालने लगा। ये सब देख कुलदीप बहुत डर गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह बस यही सोच रहा था कि आखिर क्या गलती कर दी मैंने। वो बहुत घबरा चुका था, परंतु कुछ बोल नहीं पा रहा था और वह आदमी लगातार हंसते ही जा रहा था। और अचानक उसने कुलदीप का पैर पकड़ा और उसी चाकू से काटने के लिए चाकू उसके पैरों के पास लाने लगा। न जाने कुलदीप में हिम्मत कहाँ से आई। उसने हिम्मत करी और फिर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और अचानक वह आदमी कहीं गायब हो गया। कुलदीप समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, परंतु उसके साथ यह क्यों हो रहा था वह जान नहीं पा रहा था। इसके बाद उसे नींद नहीं आई और सुबह होते ही मोइनुद्दीन को फोन करके बुलाया और उसे सारी बात बताई। परंतु वह और चौंक गया जब मोइनुद्दीन ने उसे कुछ बताया। मोइनुद्दीन ने बताया कि जाने वहां क्या क्या हो रहा था। पूरी रात खिड़कियां अपने आप खुले जा रही थी। मैं बंद करता तो वो फिर से खुल जाती और जाने किसके हंसने की आवाज मुझे बार बार सुनाई दे रही थी। डर के मारे उसे भी नींद नहीं आई। तब जाकर कुलदीप मोइनुद्दीन को लेकर पास ही के एक बाबा के पास गया। वह बाबा आते ही समझ गए और आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। और कुछ देर बाद जब आंखें खोली तो बताया कि तुम्हारे घर के पीछे एक कब्रिस्तान है, यह आत्मा वहां से ही आई है। कुलदीप ने कहा, पर बाबा हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर यह हमारे साथ क्या हो रहा है? तो बाबा ने बताया कि जो पत्थर तुमने वहां से नीचे फेंका था खाली मैदान समझकर, वहां कब्रिस्तान था और वह पत्थर इस रूह की कब्र के ऊपर जाकर गिरा है जो कि तुम्हें परेशान कर रहा है। उन्होंने बाबा के आगे हाथ जोड़ा और कहा, बाबा जाने अनजाने में हमसे जो भी कुछ हुआ हो हमें बचा लो। तो बाबा ने उन दोनों को ताबीज दिया और कहा, इसे उतारना मत और जल्दी से वहां से कमरा खाली कर दो। उन दोनों ने बिना देरी करते हुए उसी वक्त वहां जाकर वो कमरा खाली कर दिया और कहीं और मोइनुद्दीन के लिए कमरा ले लिया। दोस्तों, इसके बाद से उनके साथ कभी भी ऐसा दोबारा नहीं हुआ। वैसे तो कुलदीप भी इन बातों पर यकीन नहीं करता था, पर अब जब खुद उसके साथ एक हादसा हो गया था तो वह इन चीजों पर विश्वास करने लगा था। दोस्तों, जाने अनजाने में हमसे कई बार भूल हो जाती है जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। कुलदीप और मोइनुद्दीन से भी भूल हो गई थी, परंतु अब वह बिल्कुल ठीक है। इसके बाद उनके साथ कोई ऐसी घटना तो नहीं घटी, परंतु जब कभी भी उन्हें वह दिन याद आता है तो वही डर आज भी उनके चेहरे पर आ जाता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, अक्सर